Hello, very good morning, students. I'm Mukesh John, your commerce teacher, and today we complete the entire chapter. So we will start first the functions of management. Okay, so today we discuss about the function of management one by one. So before start the topic, you have to see in your right hand side there is a वन फंक्शन आर देयर ओके सो इट्स अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ठीक है तो ये फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और सबसे पहले आप देख रहे हैं इट्स अ प्लानिंग देन ऑर्गेनाइजिंग देन स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वंस अगेन कंट्रोलिंग गो टू प्लानिंग दैट मीन्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है ओके सो ब्रीफ में पढ़ना स्टार्ट करते हैं First of all, the process of management is embedded in five main functions as described below. तो सबसे पहले हम ये फाइव मेन फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे ठीक है तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है दैट इज़ कॉल्ड द प्लानिंग तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है प्लानिंग तो जानते हैं कि प्लानिंग क्या होती है जैसा भी हमने पहले बताया था प्लानिंग रिलेट्स टू डिटरमाइन इन एडवांस व्हाट वी डन एंड हु इज़ टू इट दैट मीन्स कि हमें क्या करना है और इसको कैसे करना है दैट इज़ ऑल आर कॉल्ड प्लानिंग ओके इट ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो एक गैप को डिस्ट्रीब्यूट करता है कि हम कहाँ पे और कहाँ पे जाना चाहते हैं ओके फॉर एग्जांपल टुडे you are studying and then after some time you want to become a good job okay so that means on today you are here and after some time you are here okay so the difference between this gap is called planning okay so next point is organizing organizing is the process of bringing together human physical and financial resources and establishing productive relation among them for the purpose of achieving the desired goal efficiency and effectively ठीक है दैट मीन्स कि ऑर्गेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसमें ह्यूमन फिजिकल और फाइनेंस रिसोर्सेज लाइक फॉर एग्जांपल अ कंपनी एक कंपनी के अंदर ह्यूमन भी है फिजिकल भी है एंड फाइनेंसिंग रिसोर्सेज भी है मिलकर काम करती है दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनाइजिंग ओके नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टाफिंग स्टाफिंग आपको तो देख के ही पता चल रहा होगा स्टाफिंग स्टाफिंग इन्वॉल्व्स मीनिंग द इट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू फिल द रोल्स डिजाइन इनटू द स्ट्रक्चर ठीक है आपका स्ट्रक्चर कैसा है आपका ऑर्गेनाइजिंग कैसा है ओके इफ़ यू आर वर्क इफ़ यू आर गोइंग टू अ स्कूल एक स्कूल चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको टीचर्स की नीड पड़ेगी कंपनी चला रहे हैं तो वहाँ पे आपको वर्कर्स की नीड पड़ेगी एक आपकी आईटी कंपनी तो आपको जो है कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की नीड पड़ेगी तो दैट मीन्स कि जैसा आपका वर्किंग एनवायरनमेंट होगा वैसे ही आपको स्टाफ की नीड होगी नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग इज अ वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम डायरेक्शन डायरेक्टिंग एक वर्ड है जो कि आता है हमारा डायरेक्शन से तो डायरेक्शन का मतलब ही डायरेक्टिंग होता है ठीक है दैट मीन्स कि डायरेक्टिंग इन्वॉल्व इन लीडिंग इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू दैम मतलब जो टास्क उसको दिया गया है वो उसे परफॉर्म करेंगे और उसे मोटिवेट करना इट्स ऑल द पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग okay then next is controlling is a management functions to ensuring that events conform to plans controlling एक मैनेजमेंट फंक्शन है वो ये देखता है कि जो भी हमने वर्क किया है वो कंप्लीट तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है इट इज़ अ पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग ओके तो यहाँ पे हमने पूरा चीज़ें डिस्कस कर ली है यहाँ पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग क्या होता है आप ये जो लाइन्स हैं इनको आप पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी ठीक है तो आप ये आप रीडिंग के लिए आपको छोड़ देता हूँ क्योंकि जो मैंने आपको डिस्कस किया है वही इसमें बताया गया है ठीक है आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है हेड रिलेशनशिप मैनेजर का तो यहाँ पे बताया गया कि उसको बहुत डिफिकल्ट टू मेजर दैट एक्चुअल वर्क डन बाय हिम इन अ डे तो वो प्लानिंग करते हैं कि मैं क्या प्लानिंग करनी है तो कैसे कैसे उसको ऑर्गेनाइजिंग करता है उसको कौन कौन से स्टाफ की नीड पड़ती है ठीक है तो ये सब यहाँ पे जो है डिस्क्राइब हो गया है ठीक है तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट का नेचर कैसा है ठीक है पहले एक सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ कि मैनेजमेंट इज़ लाइक अ क्रिकेट मैच ठीक है तो यहाँ पे हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज एक मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट मैनेजमेंट एक आर्ट है और दूसरा मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एक साइंस भी है कुछ कहते हैं आर्ट भी है और कुछ कहते हैं प्रोफेशन भी मैं कहता हूँ तीनों है और मैंने बुक भी कहती है तीनों है ठीक है और हम तीनों को फॉलो करते हैं तो मैनेजमेंट आर्ट कैसे है और साइंस कैसे है प्रोफेशन कैसे है तो सबसे पहले आर्ट दैट मीन्स अ ड्राइंग ड्राइंग नॉट टू ड्रू समथिंग और नॉट इज अ आर्ट ये एक आर्ट मतलब वो कला वाली आर्ट नहीं है इट्स अ आर्ट ऑफ टू हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग द थिंग्स हम कैसे काम को करते हैं दैट इज कॉल्ड द आर्ट ओके फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी आर डांसर्स आर हेयर
सो मैनी डांसर्स, मतलब बहुत सारे डांसर आपने देखे होंगे। ओके, एवरी डांसर परफॉर्मेंस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सबका जो है अपना अपना डिफरेंस स्टाइल होता है कि किस हिसाब से वो डांस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स वो साइंस का भी यूज़ करते हैं और आर्ट का भी यूज़ करते हैं। मतलब वो मटके के ऊपर चलना, अगर वो मटके के ऊपर डांस कर रहे हैं तो दैट मीन्स ही और शी यूजिंग देयर साइंस, वो साइंस यूज़ कर रहे हैं कि उसका प्रॉपर बैलेंसिंग बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द साइंस। बट जो ऊपर से वो उसका स्टेप ले रहे हैं दैट इज कॉल्ड द आर्ट। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए, before we seek to determine whether management is an art is practice or not, it is important to first understand what is an art. सबसे पहले समझेंगे आर्ट होती क्या है। ठीक है, वी हैव मे हैव डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट, एज अ कॉमन वन बीइंग म्यूजिक, ड्राइंग, डिजाइन, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो हाउ इज अ पर्सन मेड प्रोफेशंसी एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, तो पर्सन के अंदर आर्ट किस अकॉर्डिंग आती है। ओके, दिस इज डन फर्स्ट मेकिंग टू लर्नर वेल versed with the related theoretical knowledge of a particular form of art. Okay, like anybody who is desirous to learning music, it first familiarize with the seven source which are बैकबोन ऑफ म्यूजिक। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, आर्ट इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। आपके अंदर एक सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई म्यूजिक वाला पर्सन भी, तो सबसे पहले ये नहीं कि उसने सबसे पहले स्टार्ट किया और गाना बजाना स्टार्ट कर दिया और वो एकदम से अच्छा सा गाना गा देगा। ओके, तो ऐसा नहीं है। दैट मीन्स उसको सबसे पहले 7 सुर आने चाहिए। सुर क्या होते हैं, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले क्रिकेट खेलना सीखा तो सबसे पहले उसके बारे में आपको सिस्टमेटिक नॉलेज पता है। ठीक है, कि कैसे वो प्लेयर जो है आउट होता है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। आपको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है पता है तो आप कोई सा भी गेम नहीं खेल सकते। दैट मीन्स आपको सिस्टमेटिक नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर भी यही हम फॉलो करते हैं, सिस्टमेटिक नॉलेज। तो यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे, कांस्टेंट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हमारे अंदर क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए, डिस्टिंक्टिंग फ्रॉम ईच अदर बेस्ड अपॉन देयर इंडिविजुअल अप्रोच। और यहाँ पे सबकी क्या होती है, अपनी अलग अलग अप्रोच होती है। मतलब आप जो एक वर्क आप अगर 100 पीपल्स को दे देंगे तो आप देखोगे सब जो है वर्किंग जो स्टाइल है करने का वो सबका अलग अलग होगा। दैट इज़ कॉल्ड कि सबके अंदर एक आर्ट होती है, और आपके अंदर भी है। ऐसा बिना आर्ट के कोई नहीं होता है। सबके अंदर माइंड होता है, सबके अंदर आर्ट होती है, बट उसे हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं या फिर हम उसे निकाल नहीं पाते। तो मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे सिंपल सी, आर्ट इज़ अ स्किलफुल पर्सन एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिज़ायर रिजल्ट। ठीक है, आर्ट एक स्किलफुल, एक पर्सनल एप्लीकेशन है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज को अचीव करती है, किससे, डिज़ायर्स रिजल्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फटाफट से। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मैंने बताया था थ्योरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन, हम कैसे अपने कह सकते हैं कि अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, अपनी क्रिएटिविटी के बिहाफ पे, इमेजिनेशंस, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन टू कैरी आउट द असाइन वर्क, कैसे हम उसको काम करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं ना कई बार कि फॉर एग्जांपल लाइक इन ए क्रिकेट मैच, जब 3 बॉल्स पे जो 6 रन चाहिए हमें, तो हम देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी आ रहा है, तो हमें पता है कि वो जीत जाएगा। क्यों, हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो उसका एक एक्सपीरियंस है। हमें पता है कि ये लास्ट में ही आएगा और लास्ट में जाके 6 मार देगा एक बॉल पे ही और इंडिया मैच जीत जाएगी। दैट मीन्स हमें पता है कि उसके अंदर एक्सपीरियंस है, उसकी क्रिएटिविटी अलग है, और हम उसको देखने का इमेजिनेशन भी अलग होता है। ओके, अगर वो आउट हो जाए तो वी आर शॉक, अगर वो वहाँ पे है तो दैट मीन्स हाँ ठीक है वो जीत जाएगी, तो एक होप होती है। ठीक है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये बेस्ड होता है प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। ऑल आर्ट इज़ अ प्रैक्टिकल, सारी आर्ट प्रैक्टिकल होती है। मैनेजमेंट फुलफिल द क्राइटेरिया एज एन अ पर्सन बिकम बेटर मैनेजर विद कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। दिस ऑल्सो लूटी इमरजेंस ऑफ डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट होती है। तो यहाँ पे है सबसे पहला है कि उसका थियोरटिकल नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन होना चाहिए, मतलब जो भी वो काम कर रहा है वो उसने पहले खुद किया है या नहीं किया है। ठीक है, थर्ड, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई ये कहता है कि मैं क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता हूँ। ठीक है, तो ये नहीं कि उसे सिर्फ से रूल रूल पता है और वो बस टीवी में देख के सोचता है हाँ मैं क्रिकेट अच्छा खेल लेता हूँ क्योंकि वो वीडियो गेम में अच्छा खेलता है। नो, उसको खुद वहाँ पे पर्सनलाइज एप्लीकेशन, मतलब उसको खुद भी आना चाहिए कि खेलना कैसे है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये किस पे बेस्ड होता है, प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। ठीक है, चलिए, अब जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो साइंस का वर्ड सुन के सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पे जो है लॉजिक, लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, लॉजिक मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि एवरी एक्शन इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो कहने का मतलब यहाँ पे साइंस है। और साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है सिस्टमाइड वेल स्ट्रक्चर बॉडी ऑफ नॉलेज, पूरा नॉलेज होना चाहिए स्ट्रक्चर बॉडी का, इज बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब साइंस में होता है ना, बार बार ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, रिजल्ट्स आना चाहिए, मतलब कहने का मतलब। एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशंस, और उसको रिपीट भी होना चाहिए। ठीक है, मोर ओवर दीज साइंटिफिक थ्योरीज एंड प्रिंसिपल हैव बोथ यूनिवर्सल एक्सेबिलिटी एंड वैलिडिटी। और ये जो इसकी यूनिवर्सल एक्सेबिलिटी मतलब सबने इसको एक्सेप्ट किया गया है कि हाँ ये जो है बिल्कुल करेक्ट है, और इसकी वैलिडिटी बिल्कुल ठीक है, प्रूफ है कहने का मतलब। ठीक है, अगर साइंस कहती है कि
मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो दैट मीन्स हाँ वो यूनिवर्सल एक्सेप्टिबिलिटी है, सबने मान लिया कि इसका ब्लड ग्रुप जो है सिर्फ ए है। मतलब अब ये नहीं है कि आप खून का रंग देख के बता दो कि हाँ यार इसका तो जो ए पॉजिटिव है ये ऐसा है तो इसका बी पॉजिटिव है, ठीक है, वो एक अलग आर्ट है। कह सकते हैं कि आप तो खैर हम ये भी कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, बट आपने देखा होगा कि कुछ लोग कहते हैं बस तेरे जीवन में ये होने वाला है तो पास हो जाएगा वैसे ही। तो हम कहते हैं अगर मानो वो हो जाए, अब आजकल प्रीस क्या बोलते हैं कि मेहनत कर लो पास हो जाएगा वो, ठीक है ना, मेहनत करोगे तो पास पक्का हो जाओगे। अरे जब मैं मेहनत कर लूँगा तो पास तो मैं वैसे ही हो जाऊँगा। तो इसमें क्या आर्ट और क्या साइंस। लेकिन कहने का मतलब कभी कभी उनकी बातें, ऐसा नहीं कि मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, कभी कभी उनकी बातें ठीक भी हो जाती है, मान लेते हैं, तो कह सकते हैं कि चलो उनका आर्ट है, ठीक है। तो एक बेटर एग्जांपल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि अगर कोई एक क्रिकेट मैच में अगर एक बैट्समैन प्ले कर रहा है और एक बॉल उसको यॉर्कर बॉल आती है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर उसने, अगर एक बॉलर जो है बिल्कुल सटीक यॉर्कर बॉल डाले और बैट्समैन अगर मिस कर दे तो दैट मीन्स वो पक्का बोल्ड है, क्योंकि यहाँ पे साइंटिफिक है। कैसे? उसने एंगल बिल्कुल स्ट्रेट ले रखा है, उसका एंगल बिल्कुल नहीं मुड़ने वाला है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लेगा। तो हम कह सकते हैं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, उसकी स्पीड और जो कहते हैं डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो डायरेक्ट मतलब वो बोल्ड हो जाएगा। तो ये साइंस पक्का है। कहने का मतलब अगर बॉल सीधी चलेगी तो बोल्ड होगा, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ कि स्पिनर में जो अनिल कुंबले है वो जो है साइंटिफिक का यूज़ नहीं करता, वो आर्ट का यूज़ करता है, हाँ मान सकते हैं साइंटिफिक भी है लेकिन आर्ट ज़्यादा है उसमें। वो गुगली फेंक देगा तो उसको पता है कि मेरी जो गुगली है ये यहाँ पे उसके बैट से थोड़ा पहले टप्पा खाएगी और स्विंग होकर अंदर चली जाएगी, तो ये आर्ट हो गई है, ठीक है। तो दोनों भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कहता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट होने चाहिए, यूनिवर्सल वैलिडिटी। मतलब ये नहीं कि आप ही कहते हो उसको हाँ ये ठीक है, लोग मतलब यूनिवर्सल होना चाहिए, सभी उसको एग्जैक्ट साइंस मतलब कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ेंगे। मैनेजमेंट इज नोन एज इन एग्जैक्ट और सोशल साइंस एट इज डील विद ह्यूमन बिहेवियर विद अ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ये किस पे डिपेंड करता है? ह्यूमन बिहेवियर पे करता है, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अगर सोचूं कि बिजनेस में 1 लाख रुपए प्रॉफिट, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो तो 2 लाख का प्रॉफिट पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। एग्जैक्ट साइंस मतलब एग्जैक्ट साइंस कहती है कि अगर हम बॉल को मैं किसी वॉल पे फेंक रहा हूँ तो वापस आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं कि बॉल वहाँ जाके चिपक जाएगी। लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी में हम ये यहाँ पे कहेंगे कि ये सोशल साइंस से डील करता है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो ये 3 पॉइंट पढ़ लिए, सिस्टमेटिक बॉडी नॉलेज, प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट और यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। तो ये जो आपके हैं ये पॉइंट्स आपको 100% बिल्कुल ध्यान दे के पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं मैनेजमेंट एज बोथ अ साइंस एज एन आर्ट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है? साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है। चलो मान लेते हैं कैसे, देखिए। इट गोज विदाउट सेइंग दैट मैनेजमेंट इज अ प्रैक्टिस जुडिशियस ब्लेंड ऑफ बोथ साइंस एंड आर्ट। ये दोनों को लेके काम करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोई ये थोड़ी हम उसे एक ही चीज़ यूज़ करेंगे, हम बाउंड नहीं है, हम दोनों चीज़ यूज़ करेंगे। तो दैट मीन्स जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा वो हम सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट मेक अ पर्सन सक्सेसफुल मैनेजर इज अ क्वालिफिकेशन डिग्री फॉर एन इंस्टीट्यूशन टू रिप्यूट इनफ टू डेवलप द competence ऑफ अ मैनेजर। वाई आर एक्सपीरियंस मैनेजर गिवन मोर इंपॉर्टेंस। कहने का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि उसको नॉलेज पता है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी वाला बंदा है, नहीं ऐसा नहीं है। यानी कि वो एक्सपीरियंस भी उसको इम्पॉर्टेंट है, मतलब उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब उसके पास नॉलेज भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा था सबसे पहले उसके पास क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए और दूसरा उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अगर वन साइडेड रहेगा तो क्या होगा, मैनेजमेंट गड़बड़ा जाएगा। Thus, the prescripts to becoming a successful manager is the firstly one should only possess the core knowledge of various theories and principle of management। उसके पास कोर नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, जो उसकी थ्योरीज वगैरह हैं, चाहे मैनेजमेंट एज अ साइंस। सेकेंडली ही हैड शुड हैव द स्किल टू अप्लाई सच नॉलेज इन द लाइट ऑफ गिवन सिचुएशन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल मैनेजमेंट एज अ आर्ट, ठीक है। तो देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, कैसा? वेरियस थ्योरीज एंड प्रिंसिपल, तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है। और सेकेंडली हमने कहा है कि यहाँ पे सच नॉलेज इन द लाइट गिवन सिचुएशन इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश द डिजायर गोल, मतलब डिजायर गोल पाने की इच्छा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशनल। सीधा सीधा ही बताता हूँ कि प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब जब आप किसी चीज़ को प्रोफेशनल तरीके से लेते हैं और एक उसका पूरा का पूरा एक प्रोटोकॉल होता है, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपके टीचर्स हैं तो वो अपने अपने सेक्टर्स में है, प्रोफेशनल है। अगर कोई फिजिक्स का टीचर है दैट मीन्स वो फिजिक्स टीचर में प्रोफेशनल है। कोई बायोलॉजी है तो दैट मीन्स उसने बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज़ किया था इसलिए आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा है वो। मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो था B.Com M.Com B.Ed है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मेरे पास मतलब मेरी चीज़ के लिए प्रोफेशनल हूँ मैं। कोई ऐसा नहीं कि कोई भी आके आपको कुछ भी पढ़ा देगा, ठीक है, इट्स अनप्रोफेशनल।
तो इसमें कोड ऑफ कंडक्ट होता है, और आप जो है किसी रिकग्नाइज होना चाहिए किसी इंस्टीट्यूट से या फिर जो भी आपको डिग्री वगैरह देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। यहाँ पे वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, दैट कंटेन सर्टेन रेगुलेशन रिलेटेड टू स्पेसिस एरियाज। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन एंड एनी वन टू बिकम अ लॉयर एज एन रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। ऐसा नहीं कि कोई भी जो है लॉयर बन जाएगा बिना किसी रेस्ट्रिक्टेड एंट्री के। लॉयर तभी बनेगा जब उसके पास क्या होगी, जब उसके पास एलएलबी की डिग्री होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रोफेशनल एसोसिएशंस। मैंने आपको बताया था कि अगर लॉयर तभी होता है जब वो बार काउंसिलिंग का मेंबर होता है, तभी उसे लॉयर बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो कहने का मतलब मैंने आपको भी बताया था, किसी न किसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से रिकग्नाइज होना चाहिए। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी होनी चाहिए उसके पास, ठीक है, फॉर द प्रैक्टिस लॉयर एंड वाइल एंटरिंग इनटू द प्रोफेशनल ऑफ लॉ एवरी लॉयर हैज़ टू टेक एन ओथ टू अबाइड बाय इट, ठीक है। इसका मतलब कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो वो करेगा, सर्विस मोटिव वो रहेगा, ठीक है, सर्विस मोटिव रहेगा। दस वी कैन प्रोफेशनल इज अ इकोनॉमिकल एक्टिविटी विच रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल। तो हम कह सकते हैं कि प्रोफेशनल क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब जो कोई प्रोफेशनल वाला होगा तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्रू काम करेगा, उसको पैसा भी चाहिए होगा, ठीक है, और विच रिक्वायर स्पेशलाइज नॉलेज एंड स्किल, जिसमें उसको स्पेशलाइज नॉलेज और स्किल की नीड पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं फटाफट से। पहला है वही वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, और तीसरा प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। अब जैसे ये डॉक्टर्स लोग हैं तो इनके पास भी जो है जैसे ये लिंक होते हैं कहीं ना कहीं से। जैसे वो एम्स का है तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट एग्जामिनेशन जब आप निकालते हैं तो एम्स का एक अलग से संस्थान बनाया गया है, ठीक है। बार काउंसलिंग एक अलग है, वहाँ पे टीचिंग एसोसिएशंस अलग है। तो इन सभी से वो लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट और सर्विस मोटिव होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टेबल फटाफट से एक बार जल्दी से आप पढ़ लीजिए। मैं आपको 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से एक बार पढ़ लीजिए। चलिए आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो फीचर्स वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, फुलफिल द क्राइटेरिया, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री डज नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया कम्प्लीटली। तो यानी कि ये इसके पास सारी की सारी नीड्स होना इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन क्या निकलता है आखिरी में, कि मैनेजमेंट इज नॉट अ कंसिडर्ड टू बी अ फुल फ्लेज प्रोफेशनल। ये फुल फ्लेज प्रोफेशन भी नहीं है, बट इज फास्ट मूविंग एट दैट डायरेक्शन, बट इसकी डायरेक्शन में चला जा रहा है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। इजी है, सिंपल टॉपिक समझने के लिए। लेवल्स का जब मीनिंग यहाँ पे आ रहा है तो दैट मीन्स हमें समझ में आ रहा है कि कुछ यहाँ पे लेवल्स होने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे हम लेवल्स बोलते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में कि अच्छा इसका लेवल अच्छा है बेकार है, तो हम उसको कंसिडर करते हैं यानी इवेल्युएट करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में क्या होता है, यहाँ पे डिपार्टमेंट्स होते हैं। डिपार्टमेंट्स नहीं कहेंगे हम इसको, सीधा सीधा लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहेंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे पहले आपको एक मैं एक ये आप ये देखिए यहाँ पे आप एक फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। ये एक पिरामिड बना हुआ है। इस पिरामिड में एक चीज़ देखिए कि जो ऊपर का है ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा कम स्पेस है, मिड वाले में ज़्यादा स्पेस है, और देखेंगे तो लोअर वाले में और ज़्यादा स्पेस है, ठीक है। तो चलिए इसी से समझ लेते हैं कि इसका मतलब होता क्या है। तो हमने मैनेजमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहले हमारा है टॉप लेवल, दूसरे बाद उसके बाद हमारा मिडल, और तीसरा है हमारा लोअर लेवल, ठीक है। तो टॉप लेवल में हम देख रहे हैं कि लिखा हुआ है हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, तो एक कंपनी में सबसे टॉप के ऊपर कौन रहेगा, कॉमन सी बात है ऑनर, बिल्कुल ठीक, शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वो होता है जिसने कंपनी बनाई है, जिसने कंपनी एस्टेब्लिशमेंट की है, जिसने उस पर कैपिटल लगाया है, जिसने पैसा लगाया है, वो सभी के सभी लोग कहाँ पे आते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। यानी कह सकते हैं यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब यहाँ पे आती हैं, ठीक है, सबसे जो हायर पोस्ट होते हैं। देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन आते हैं, जो उसको जो कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप लेवल टू लोअर लेवल में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपके मैनेजर्स वगैरह आते हैं जो क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं टॉप लेवल टू लोअर लेवल के लिए। और लोअर लेवल में आपकी ऑपरेशनल मैनेजमेंट, जैसे आप कह सकते हो कि सुपरवाइज़र या लेबर वगैरह है, ये सभी आपके ऑपरेशनल लेवल में आते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यहाँ पे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है, और तीसरा यहाँ पे सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट है, ठीक है। इसे लोअर लेवल भी बोलते हैं, तो इसके दोनों अलग अलग नाम है, ठीक है। तो चलिए हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं फटाफट फटाफट से। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से पढ़ लीजिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी सीईओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर। तो यानी कि ये सब फॉलो किसको करते हैं,
टॉप लेवल को करते हैं। सेकंड फटाफट से पढ़ेंगे मिडिल लेवल में, डिवीजन हेड लाइक सेल्स मैनेजर हो गया, फैक्ट्री मैनेजर हो गया, प्लांट सुपरिटेंडेंट हो गया, ये आपका मिडिल लेवल में आता है, ठीक है। और लोअर लेवल में आता है आपका सुपरवाइजर, फोरमैन और इंस्पेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे 3 लेवल डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं बुक्स अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने 4 लेवल भी डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने यही फॉलो किया है एंड वी फॉलो ओनली एनसीईआरटी, ओके। चलिए आगे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी कि एक साथ एक दूसरे के लिए एक अंडरस्टैंडिंग रखना, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन। हमेशा की तरह क्रिकेट का एग्जांपल, यहाँ पे भी क्रिकेट का एग्जांपल ले रखा है, ठीक है। अगर क्रिकेट के मैच में अगर जो है इंडिया एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएगी, प्लेयर सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, कैप्टन कहेगा फील्डिंग वहाँ पे कर लो, गली में जाके वो चला जाएगा वहाँ पे चौराहे पे, तो इसका मतलब काम नहीं होने वाला है, ठीक है। काम हमेशा कब होगा, जब एक दूसरे से क्या करेंगे आप लोग, कोऑर्डिनेट करोगे। तो दैट मीन्स यू हैव टू कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, ओके। तो क्रिकेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर गेम, सो इट इज़ पर यू मैनी ऑफ यूज आर क्रिकेट लवर्स एंड हुक टू द स्क्रीन ड्यूरिंग क्रिकेट मैच। तो आप फटाफट से ये पढ़ लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा कि कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होता है। ज़्यादा मैं इस पर डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो खाली एक मैं यहाँ पे लाइन जरूर डिस्कस करूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट। दस इन ले मैंस वर्ड कोऑर्डिनेशन मीन्स टू हार्मोनाइज द एक्टिविटी ऑफ वन पर्सन विद अदर इन ऑर्डर टू एकम्प्लिश यूनिफाइड पर्पस, ठीक है। एक यूनिफाइड तरीके से काम करना। ऑल्सो वन नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑलवेज अप्लाई टू ग्रुप एफर्ट्स। कोऑर्डिनेशन हमेशा वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे हम ग्रुप एफर्ट्स की बात करते हैं। सारे गेम में हम कोऑर्डिनेशन यूज़ नहीं करते हैं। अरे सर सारे गेम में हम कोऑर्डिनेशन यूज़ क्यों नहीं करते हैं? बास्केटबॉल में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, वॉलीबॉल में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, क्रिकेट मैच, वॉलीबॉल सब में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। कोई भी गेम ऐसा नहीं है। मे थिंक आपने सोच लिया होगा कौन सा गेम है, ठीक है। एथलीट, सर गेम थोड़ी है वो। अरे गेम क्यों नहीं है भाई, ठीक है। तो एथलीट में जब मुझे सिंगल भागना है 100 मीटर रेस में, तो मैं कोऑर्डिनेट किसके साथ करने वाला हूँ भाई, ठीक है। मैं अपने साथ वालों साथ थोड़ी देखूंगा कि ये कहाँ पे चल रहे हैं, मुझे कहाँ भागना है। मैं सिर्फ अपने आप से कोऑर्डिनेट करूंगा, ठीक है। अपने आप से मतलब तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की नीड नहीं होती है। तो याद रखिएगा कोऑर्डिनेशन की नीड हमेशा कहाँ होती है, कोऑर्डिनेशन की नीड हमेशा होती है हमें जहाँ पे हमारा ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए, तो आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, कोऑर्डिनेशन की नीड हमेशा कहाँ पे होती है, हमेशा ग्रुप में होती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी है, पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन डील विद द टास्क ऑफ बाइंडिंग एफर्ट्स इन ऑर्डर टू एंश्योर सक्सेसफुली अटेनमेंट टू एन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्टिव को बाइंडिंग एफर्ट्स, यानी कि बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, बाइंडिंग का मतलब क्या होता है जब हम उसको बाइंड करते हैं, यानी कि आप पेज को बाइंड कर रहे हो, तो यानी कि कोऑर्डिनेशन हो रहा है ना वहाँ पे। तो सभी आपकी बाइंडिंग तब सक्सेस हो पाएगी जब आप क्या करेंगे, सारे के सारे पेजेस को एक साथ बाइंड कर पाएंगे प्रॉपर तरीके में। तो कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंडली पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द प्योरेस्ट ऑफ कॉमन गोल। किसी कॉमन गोल, अब कोऑर्डिनेशन हमेशा तब वर्क करता है जहाँ पर गोल हमेशा कॉमन होता है, ठीक है ना। फाइनल वर्ल्ड कप इंडिया को जीतना है, सिर्फ यही गोल है हमारा, ठीक है ना। अगर वहाँ पे सबका इंडिविजुअल गोल हो जाए कि नहीं भाई, अगर जो है जो 100 मारेगा सिर्फ वो जीत जाएगा, जो 50 मारेगा वो हार जाएगा, तो उससे क्या होगा, सब अपना 100 के लिए सोचेंगे, ठीक है। और वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। मीनिंग मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा। एक डेफिनेशन लास्ट और पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेवरल पार्ट इनटू अ ऑर्डरली होल टू अचीव द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सबको मिलाकर एक अंडरस्टैंडिंग बनाना, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली है, ये फटाफट से आप पढ़िए। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे 10 सेकंड देने वाला हूँ। 10 सेकंड के अंदर रीड करिए इसको फटाफट से। चलिए आपके 10 सेकंड हो गए कंप्लीट, और चलते हैं फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक, कोऑर्डिनेशन। तो जब कोऑर्डिनेशन की हमने बात करी तो उसके कोई ना कोई फीचर्स भी हैं। तो चलिए एक टेबल है यहाँ पे, इसको देखते हैं यहाँ पे फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फीचर्स को डिवाइड किया गया है। पहला है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप इनटू अ पर्पसफुल एक्टिविटी, ठीक है। ये आपने पढ़ लिया है तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एक्टिविटी है यहाँ पे। दूसरा है कोऑर्डिनेट एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन। और यूनिटी कहाँ पे होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। अब अकेला मैं हूँ, ठीक है ना, अकेला मुझे किसी के साथ फाइट करनी है, तो मैं वहाँ पे क्या यूनिटी दिखाऊंगा, मैं खुद ही जाऊँगा, खुद ही लड़के आ जाऊँगा या जैसा भी हो के आऊँगा। तो दैट मीन्स मुझे कोऑर्डिनेशन की जरूरत नहीं होती। कोऑर्डिनेशन हमेशा जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे हमारे पास ग्रुप होता है। और एक इम्पॉर्टेंट, एक कह सकते हैं ये बिल्कुल नमक वाला पॉइंट है, जैसे एक
एक वेजिटेबल में हमेशा जो एक सॉल्ट आप हमेशा डाल के रखते हैं, तो ये सॉल्ट हमेशा आपके साथ साथ चलता रहेगा, देखते रहिए आप। ठीक है ना, तो ये है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस, लगातार चलने वाला है। ठीक है, कभी नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन कर लो कल रहने दो, या क्रिकेट मैच में 10 ओवर तक कोऑर्डिनेशन करो 15 ओवर में छोड़ दो। ठीक है, ऐसा नहीं है। और दूसरा सॉल्ट हमारा क्या है, ये रहा, कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव। याद रखिएगा, प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऑल परवेसिव, सबके लिए है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ अब ये सबके, अगर ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का होता तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होते। ठीक है, फिर ये सब्जेक्ट ही नहीं होता। ठीक है, ये सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ ये सबके लिए है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन घर में भी होता है हमेशा। अगर घर में अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्रिकेट मैच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्लास में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो हमेशा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। और जो कोऑर्डिनेशन है वो किसकी है, मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेबर की नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो आपस में अगर कुछ मतभेद हो गए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाती है, तो उसको सॉल्व कौन करेगा, मैनेजर करेगा। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जल्दी से जल्दी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है, चलिए, तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप का एफर्ट है ये। एवरी ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु सीक टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल। कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड डायरेक्शन टू द ग्रुप एफर्ट्स। ठीक है, ये सब आप रीड करेंगे, बहुत ही सिंपल से लिखा हुआ है। ठीक है, अगला है यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। ये हमारा अभी हमने डिस्कस किया था, यूनिटी ऑफ एक्शन। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस ऑन गोइंग प्रोसेस, लगातार चलता रहेगा। ठीक है ना, सॉल्ट है ये, याद रखिएगा, हमेशा डालना है इसको। ठीक है, जब भी कभी आएगा तो ये सॉल्ट है आपका। चलिए, समझ गए होंगे सॉल्ट क्यों बोला मैंने। और ये नेक्स्ट पॉइंट है, तो अब मैं समझ गया हूँ कि आप कह रहे होंगे इस टाइम कि ये भी ठीक है, सॉल्ट है। चलिए, एग्जाम्पल आप इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं चलो पढ़ देता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर 4 डिपार्टमेंट इन लार्ज एक्सपोर्ट फैक्ट्री इन नोएडा कंटेनिंग ऑफ 100 people वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट, नेमली प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, एवरी एम्प्लॉय वर्किंग विद ईच डिपार्टमेंट हैज़ टू डेलिबरेटली एस्टेब्लिश coordination with other employee in the organization in order to ensure efficient and effective अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब कि कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि वहाँ पे अगर 100 people का ग्रुप है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सबको कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, सब मिलकर काम करेंगे, ये सब किस में कोऑर्डिनेशन के अंदर यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ठीक है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, क्लास में अगर क्लास जो माइंड कराना है वो एक मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टीचर आता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, यानी कि अगर क्लास में टीचर है तो फिर वो आप नहीं चुप कराएंगे, वो खुद ही चुप करा लेगा। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्या क्या होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। पहला है ग्रोथ। ये पहले से पहले एक बार जरूर चार्ट पढ़ेंगे, हमेशा स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट रहता है ताकि हमें पता चले हमें कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ग्रोथ इन साइज, स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे कहता है क्या है, साइज मतलब ग्रोथ इन साइज क्या है। ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस का मतलब यही होता है कि वो वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, कैसे, फिर ग्रोथ इन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देर आर प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन नंबर ऑफ इट्स एम्प्लॉय। ठीक है, उसको अपने एम्प्लॉयज़ इंक्रीज करने पड़ेंगे जैसे इसका साइज बढ़ता चला जाएगा। सो देर इज़ अ ग्रेटर नीड टू यूनिफाई द एफर्ट्स ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल टुवर्ड्स द रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। और सबको जो है एक उनके उसमें एक डीड होनी चाहिए कि हमेशा जो है वो वर्क करे किसके, ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरफ, यानी कि जो जिस टास्क के लिए उनको रखा गया है वो उसके ऊपर उसको डिस्कस करते चले जाएं। ठीक है, अगला हमारा कहता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। एज अ रिजल्ट ऑफ फंक्शनल डिफरेंशिएशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स पीपल एंड एक्टिविटीज गेट डिवाइडेड इनटू सेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द बेसिस ऑफ फंक्शन लाइक मार्केटिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने उनको डिपार्टमेंट को डिवाइड कर दिया है, मार्केटिंग में कर दिया है, फाइनेंस में कर दिया है। देयरफॉर देयर इज अ नीड टू reconcile the goals pursued by each of such department with the goal of the organization as a whole। कहने का मतलब सब एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। फंक्शनल, फंक्शनल का मतलब क्या है, चलिए एक जो है यहाँ पे हम एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश, डायग्राम नहीं, थोड़ा सा एलिब्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, सपोज कर लीजिए कि ये कोई एक वर्क है। ठीक है, अब इस वर्क को क्या क्या करना है, मैं अकेला नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इसे डिवाइड कर दूंगा। तो जब मैं ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये इस अकॉर्डिंग कुछ टाइप से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये वर्क कोई और करेगा, ये कोई और, ये कोई और, ये कोई और, तो यानी कि मैंने क्या कर दिया, इसका फंक्शनल कर दिया। ठीक है, आई थिंक इतना इनफ है, आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, चलिए अगला आता है स्पेशलाइजेशन। भाई स्पेशलाइजेशन का मतलब ही क्या है, स्पेशलिटी।
ठीक है। मोर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट आर डेवलप्ड इन द प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन कीपिंग इन माइंड द नीड ऑफ स्पेशलाइजेशन ड्यू टू ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन द वे ऑफ फंक्शनिंग। मतलब कि जो भी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है बीच में, ठीक है, जो भी जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है उन सबको सॉल्व किया जाएगा स्पेशलाइजेशन तरीके से। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट द डिफरेंट अप्रोचेस इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ द स्पेशलिस्ट एंड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम कोऑर्डिनेशन इज असेंशियल। मतलब कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई बहस हो गई, कहीं पर कोई आउटकम नहीं मिल पा रहा है, कहीं पर कोई दो डिपार्टमेंट आपस में टकरा गए, तो यहाँ पे सब सॉल्व हुआ किसके थ्रू? स्पेशलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है? ज़रूरत है किसकी? मैनेजमेंट की। तो जो भी मैंने आपको जो पॉइंट्स पढ़ाए हैं, अगर आपने उन्हें अच्छी तरीके से समझ लिया तो समझ गए होंगे कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब आप भी बताइए, एक कंपनी में अगर 1000 वर्क हैं, अगर सभी के पास आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, 1000 लोग 1000 टाइप से वर्क करने लग जाएं और अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल भूल जाए तो काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, 1000 लोग जब एक ही तरीके से वर्क करते हैं तो उसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे पॉइंट पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन परमेंट्स थ्रू ऑल द फंक्शन एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये सभी जगह होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लेवल में नहीं है या लोअर लेवल में नहीं है या फिर मिडिल लेवल में ही है, ये तीनों डिपार्टमेंट में काम करता है। ठीक है, चाहे टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लोअर हो। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन थ्रू प्लानिंग, प्लानिंग के थ्रू कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? प्लानिंग फैसिलिटीज कोऑर्डिनेशन बाय इंटीग्रेटिंग द मेन प्लान्स। ये मेन प्लान्स को जो है डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, प्लान्स को सैनराइज करते हैं, सब प्लान बनाते हैं, उसके छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ब्रांच में हो गया, डिवीजन में हो गया। लाइक फॉर एग्जांपल देयर नीड टू बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फाइनेंस बजट एंड मार्केटिंग बजट ऑफ द कंपनी। अब किसी कंपनी ने फाइनेंस बजट बनाया है तो यानी कि मार्केट को भी उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा कि मुझे कितना खर्चा करना है, उसके लिए जो बजट बनाएगा। ये नहीं कि फाइनेंस कहता है कि आपको इस टाइम सिर्फ 30 करोड़ खर्च करना है और जो है मार्केटिंग वाला 50 करोड़ खर्च करके आता है। नो, इट्स नॉट अ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, तो ये आप पढ़ लीजिएगा फटाफट से। और कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू कैसे होता है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब अगर हम ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे, सबको अपनी ड्यूटी, सबको बताएंगे नहीं कि कैसे कैसे डेलीगेट कर रखा है, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मुझे जो वर्क आज करना है उसकी रिपोर्ट किसको देनी है, तो फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो एक ऑफिस में होता है ना कि लेबर जो है वो मैनेजर को कोऑर्डिनेट करता, मतलब कह सकते हैं कि आप उसे सुपरवाइजर को कोऑर्डिनेट करता है, सुपरवाइजर मैनेजर को कोऑर्डिनेट करता है, मैनेजर फिर लो ऊपर अपर डिपार्टमेंट में लेके जाता है। तो यानी कि जो ये स्टेप बाय स्टेप चले जा रहे हैं, तो यानी कि ये सब वर्क कैसे करते हैं? एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, इतना इनफ है इसके लिए। स्टाफिंग, यानी कि सिंपल सी बात है, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है ना? जो जिसके लिए कैपेबल है वो उसके लिए। अगर मुझे कंप्यूटर चलाना आता है तो मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करूँगा। ठीक है, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता और मुझे जो है लैब में भेज दिया है, तो दैट मीन्स मैं वहाँ पे अपने जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाऊंगा। और जो जो टेक्नीशियन लैब होगा, लैब टेक्नीशियन होगा, वो हमेशा लैब में वर्क करेगा। ठीक है, डॉक्टर्स क्या करेगा? इलाज ही तो करेगा। अब डॉक्टर जो है अगर इलाज ना करके अगर जो है आईटी का वर्क करने लग जाए तो कभी कर नहीं पाएगा। आईटी वाला जो अगर वो है आर्किटेक्ट का वर्क करने लग जाए तो वो नहीं कर पाएगा। तो दैट मीन्स सिंपल सी लैंग्वेज में क्या बोला क्या है? राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। ठीक है ना? इसको आप फटाफट से रीड कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन थ्रू डायरेक्शन। डायरेक्शन मैंने क्यों बोला? क्योंकि डायरेक्शन के वर्ड से ही बनता है हमारा क्या? डायरेक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंस द प्रोसेस ऑफ डायरेक्टिंग इन्वॉल्व गिविंग इंस्ट्रक्शन, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग टू द सबॉर्डिनेट, इट इज इंपॉर्टेंट दैट अ हार्मोनी बिटवीन वर्क एंड सबॉर्डिनेट। तो यहाँ पे हार्मोनी चाहिए होनी चाहिए जो वर्क और सबॉर्डिनेट्स के बीच में। मतलब हार्मोनी का मतलब भलाई कह सकते हैं। ठीक है ना? ऐसा ना हो कि हम किसी को इंस्पायर कर रहे हैं, किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हम जो भी करें वो भलाई के थ्रू वर्क करें। ठीक है, इनफ है। और लास्ट में कहते हैं मैनेज का कोऑर्डिनेशन थ्रू कंट्रोलिंग। अब भाई कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है। पता चला कि कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, कुछ आउटकम से नहीं आ रहा, जो हम काम कर रहे हैं वो ठीक है भी नहीं, तो ये हम कैसे पता चलाते हैं? कंट्रोलिंग के थ्रू। ठीक है, जब डाटा एनालाइज करते हैं, रिपोर्ट चेक करते हैं लास्ट में कि जो हमने वर्क किया है वो कंप्लीट तरीके से हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिफरेंट लेवल में मैनेजमेंट में कौन कौन से? पहला टॉप लेवल हो गया। तो टॉप लेवल में क्या होता है? यहाँ पे सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं, ये अपनी मीटिंग्स वगैरह अटेंड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एफिशिएंट और इफेक्टिव वर्क क्रिएट करते हैं। थ्रू इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन दे इंश्योर दैट ओवर all working of an organization is smooth and necessary changes are facilitated within the organization to serve their interest well। मतलब ऐसी सी स्कीम्स लेके आए ताकि जो है ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क है वो स्मूथली चल पाए। ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या कहता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट, द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज़ टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन विद एंड अमंग डिपार्टमेंट्स। इसका काम क्या होता है
कि ये जो क्या करता है, एंश्योर करता है और एक दूसरे के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बिठाता है, किसके, टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। ठीक है, ये एग्जांपल है, रीड करिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैं डिस्कस इसका ऑलरेडी कर चुका हूँ। लोअर डिपार्टमेंट क्या करता है हमेशा, ये जो है ऑपरेशनल मैनेजमेंट होता है, काम करता है अपना। ठीक है, दे नीड टू कोऑर्डिनेट द डे वर्किंग ऑफ द वर्कफोर्स, यानी जो डेली उसने काम किया है उसको जो क्या करता है, वर्कफोर्स करता है। दे सीक द टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, ये इनपुट और आउट के बीच में डिस्कस करता है। ठीक है, आज का मैनेजमेंट कैसा है, मैनेजमेंट इन 21 सेंचुरी, तो इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्या 24/7 है। ठीक है ना, रात के 3 बजे भी अगर आप अमेजोन पे अगर कोई ऑर्डर करोगे तो देखना आपका ऑर्डर भी उस टाइम क्या करता है, प्रोसेस में हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि कंपनी का मैनेजमेंट इतना अच्छा है, कभी भी काम कर लो। ठीक है, एटीएम मशीन रात को 12 बजे भी चला लो, उसके बावजूद भी आपकी वो चलने को रेडी जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी वर्क हो गया है वो इतना एफिशिएंट तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। दस देर इज आर टू व्यूज ऑफ द फैक्ट ऑफ मैनेजमेंट इन 21 सेंचुरी इज मार्क्ड बाय evolution of new management practice in order to enable the organization to adopt itself to the rapidly changes both in the external and internal business environment as to meet its goals। मतलब कि अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे क्या करता है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट इस अकॉर्डिंग क्रिएट करा जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे समरी फटाफट से मैं इसको, आप एक काम करेंगे इसके स्क्रीनशॉट लेके, वट एवर है, अगर कोई इंपॉर्टेंट है तो आप इसको जो है यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव है हमने पहले भी पढ़ा था, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सर्वाइवल पढ़ा था, और सर्वाइवल पढ़ा था, ग्रोथ पढ़ा था, प्रॉफिट पढ़ा था। ठीक है, ये आपको ध्यान होगा। ठीक है, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, फीचर्स जो हमने पढ़ लिए थे, मैनेजमेंट का गोल ओरिएंटेड है, परवेसिव, ये हमारा मैंने बताया ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये सॉल्ट है हमारा, हर जगह काम आएगा। ठीक है, मल्टी डायमेंशन हो गया, कंटिन्यूस प्रोसेस, तो ये तो हमारा बहुत अच्छा सॉल्ट है, जहाँ मर्जी इसको डाल दो हमेशा जो है ये टेस्टी बना देगा। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी भी सेम एज इट इज़ है। इंपॉर्टेंस भी हमने लास्ट टाइम पढ़ लिए थे। ठीक है, एक बार रिवीजन दिए हुए तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फंक्शनल आज हमने डिस्कस किए, मैनेजमेंट एंड आर्ट डिस्कस किया। ठीक है, साइंस हमने यहाँ पर डिस्कस करी है। ठीक है, प्रोफेशन हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन हमने आज डिस्कस किया, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन डिस्कस किया हमने यहाँ पे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कौन कौन से थे, सारे पॉइंट डिस्कस किए, लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन क्या था, मैनेजमेंट, और ये फिर हमारी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, एक्सरसाइज भी आज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ख़त्म भी कर देंगे यहाँ पे। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन फटाफट से आप इसके रीड करिए। आपके पास ओनली 30 सेकेंड्स का टाइम है। ठीक है, 30 सेकेंड या 20 सेकेंड इनफ है, जल्दी से रीडिंग करिए और अपने जो आंसर्स अपनी कॉपी में मेंशन कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको टैली कराता हूँ।